आई एम प्रतीक मित्तल और आज मैं आपको कुछ ऐसा सिखाने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। आप बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हिस्ट्री इज़ अ बोरिंग सब्जेक्ट, हिस्ट्री बहुत बेकार सब्जेक्ट है, हमें हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं। पर आज मैं 10th क्लास का चैप्टर हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ाऊँगा, राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसके बाद आप यही कहोगे कि हाँ हमें सिर्फ हिस्ट्री पढ़नी है। अब देखिए जो राइज ऑफ नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। पहली बात जो यूरोप था उसमें मोनार्की थी। मोनार्की का मतलब एकाधिकार, जो राजा है सिर्फ उसकी चलेगी और राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और जो पावर्स हैं सिर्फ उसके हाथ में होंगी और किसी के हाथ में नहीं होंगी। तो जो इसको बदलने थे तो वो नेशनलिस्ट थे, और जो ये पूरा प्रोसेस था उसको हम नेशनलिज्म कहते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले नेशनलिज्म कहाँ पर आया। सबसे पहले नेशनलिज्म फ्रांस में। ये मैं की पॉइंट्स उतार दे रहा हूँ। सबसे पहला नेशनलिज्म हमारा फ्रांस में आया था। जैसे कि आपने पिछली 9th क्लास में पढ़ा था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो हुआ था जिसमें फ्रांस जो है 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। फिर उसके बाद नए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई और उसके बाद फिर नेपोलियन ने उस पर डायरेक्टरी का रूल कर लिया। अब आगे देखिए कि उसके आगे क्या हुआ था। जब डायरेक्टरी का रूल हो गया नेपोलियन का, तो उसने अपने अलग अलग एजेंडा चलाने शुरू कर दिए। वो हालांकि एक डायरेक्टर था और मोनार्की पे विश्वास करता था, फिर भी उसने फ्रांस को यूनाइट करने का काम करा था। उसने अपने देश में सिविल कोड लागू करा जिसको नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। उसने उस नेपोलियन कोड में यह कहा कि जो हम इंसान हैं वो इक्वल बिफोर लॉ है, मतलब हम सारे कानून के इसके हिसाब से एक समान है। और उसने जो फर्स्ट स्टेट वालों को, पीजेंट्स को, चर्च वालों को पहले से बाय बर्थ से प्रिविलेजेस मिलते थे, अधिकार मिलते थे, उन सबको उसने छीन लिया और एक परफेक्ट सिस्टम चालू करा जिसमें डेसिमल सिस्टम, वेट सिस्टम, यानी हर एक कंट्री उसकी फ्रांस में सिर्फ एक ही वेट का तरीका लागू होएगा। और उसने जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थी, मतलब जो गुड्स और टैक्सेस की आवाजाही थी उस पर भी रोक लगा दी थी, ताकि जो हमारा इकोनॉमिक है वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। पर जो ब्रिटेन की मोनार्की थी, ब्रिटेन, प्रशिया और ऑस्ट्रेलिया के, उनके राजाओं को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। तो उन्होंने एक बैटल छेड़ दी नेपोलियन की तरह खिलाफ, और इन 1815 नेपोलियन जो है वो बैटल ऑफ वाटरलू में डिफीट हो गया, हार गया। और फिर एक ट्रीटी ऑफ वेनिया साइन हुई ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया, पर्शिया, इन तीनों ग्रेट पावर्स के हाथ से, जिसमें जो होस्ट था वो डाइट मैट्रिनिक था। इस नाम को आप ध्यान से सुनिए, डाइट मैट्रिनिक था जो इसको होस्ट करता था, वो होस्ट किया था जिसने। और उसके हिसाब से उन ट्रीटी ऑफ वेनिया, ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेसन में। ट्रीटी ऑफ वेनिया ने इस जो बॉर्बन फैमिली थी, जो लुइस 16 के परिवार था, उनको वापस पावर पे ला दिया और उनको गद्दी पे बिठा दिया। पर इसके बाद से नेशनलिज्म की यूरोप में शुरुआत हुई। जो फ्रांस के नेशनलिस्ट थे और जो लिबरलिस्ट थे उनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि हमारे देश में फिर से मोनार्की आ जाए। तो उन्होंने फिर से विद्रोह करना शुरू कर दिया और उनको गद्दी से हटा के फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को स्थापित कर दिया। जब उन्होंने स्थापित कर दिया तो एक तरह से जो फ्रांस था उसने एक छींक मारी, जैसे हम कोल्ड फैलाते हैं छींक मार के, उसने भी एक नेशनलिज्म का कोल्ड फैला दिया पूरे यूरोप में। तो फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली में एक बहुत मशहूर फिलोसफर कह सकते हो आप उन्हें, और बहुत लिबरलिस्ट कह सकते हो, वो थे जुसेप्पे मैज़ेनी। जो जुसेप्पे मैज़ेनी थे उनका जन्म इटली में हुआ था 1704 में, और उन्होंने 24 साल की उम्र में नेशनलिज्म के उसमें रिवॉल्यूशन करने शुरू कर दिए थे। जब उन्होंने रेवोल्यूशन करने शुरू कर दिए तो उनको एग्जाइल यानी देश निकाला गया, उनको अपने देश से निकाला गया था मूवमेंट चलाने में लिगुरिया में। तो जब वो अपने एग्जाइल में थे तो उन्होंने अपने मूवमेंट्स उधर से ही चालू रखे। उन्होंने 2 बहुत महत्वपूर्ण संघ बनाए जिनका नाम था यंग इटाली और यंग यूरोप। तो उस संघ में बहुत सारे नेशनलिस्ट और यूरोप थे जिन्होंने इटली की यूनिफिकेशन में मदद करी। और सबसे बड़ा योगदान क्या था, उनके जो चीफ मिनिस्टर थे कैवॉल, उनका भी है यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। वो हालांकि ना कोई लिबरिस्ट थे ना कोई डेमोक्रेट थे, बस वो पढ़े लिखे और अमीर थे। तो उनका ये मानना था कि हमारी कंट्री में यूनिफिकेशन होनी चाहिए, तो इटली में भी यूनिफिकेशन हो गया। अब हम दूसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा यूनिफिकेशन ऑफ ग्रीक।
हाँ जी। अब आ जाते हैं हम, पहले हम इटली पे आए, सॉरी मैं इटली लिखना भूल गया। अब आते हैं यूनिफिकेशन ऑफ ग्रीक। ग्रीक के भी बहुत ज्यादा बुरे हालात थे। उधर उधर भी मोनार्की थी, तो जो उधर के नेशनलिस्ट थे उन्होंने भी सोचा कि जब फ्रांस में, उन्होंने भी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उनके आइडियाज लेकर जो बाहर उनको निकाल दिया गया था, मोनार्की के खिलाफ जो ग्रीक्स थे उनको निकाल दिया गया था, उनके भी सपोर्ट लेके ग्रीक में भी नेशनलिज्म ला दिया। ठीक है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, पर आपको इधर ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बस इधर ही आप ये जान लीजिए कि जो ग्रीक का जो कल्चर था उसको वो लोग प्रिजर्व करना चाहते थे, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव रहते थे। हम ये आता है टॉपिक कंजर्वेटिज्म का। जो कंजर्वेटिव थे वो बहुत ही पुराना ख्यालात के लोग थे। वो कहते थे कि हमारे सोसाइटी में चेंज नहीं आना चाहिए, जो हमारे पहले से ही होता आ रहा है तो उसमें हमारी भलाई है और उसको ही हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये था कंजर्वेटिव्स का टॉपिक। पर बाद में उनकी सोच थोड़ी बदल गई, उन्होंने कहा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हाँ कुछ चेंज हद तक हमें लाने चाहिए, पर नेशनलिस्ट ने उनकी ना मानते हुए भी अपनी जो नेशनलिज्म की कार्य था वो चलाते गए और ग्रीक में भी नेशनलिज्म स्थापित कर दिया। उसके बाद आती है हमारी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जो जर्मनी की यूनिफिकेशन में क्या हुआ था ये देखिए, जर्मनी में बहुत अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, तो उसने भी सोचा कि हमारे यूरोप के और भी साथियों ने, नेबरिंग कंट्रीज ने जो है नेशनलिज्म को अपनाया, हम भी उनको ही अपना लेते हैं। तो जो जर्मनी के लोग थे उन्होंने भी ऐसा करा और फिर उधर लगातार 7 युद्ध हुए। मतलब जो नेशनलिस्ट थे वो युद्ध भी करने के लिए तैयार थे कि हाँ हम अपने नेशनलिज्म के लिए युद्ध भी करेंगे। तो उन्होंने 7 युद्ध लड़े फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और पर्शिया और ब्रिटेन के खिलाफ, और जब जाके उनको यूनिफिकेशन मिली और वो यूनाइट हो गए और जर्मनी को अपना एक इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। और साथ ही में जो जर्मनी और जब ग्रीक में यूनिफिकेशन हो गया तो ब्रिटेन ने एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल को स्थापित करा। वो उसका जो वो ट्रीटी थी वो उसका प्रोडक्ट थी जो कि वॉर हुई थी ऑटोमन एम्पायर और द ग्रेट पावर ब्रिटेन, पर्शिया और उसमें। तो उन्होंने उसमें जो ब्रिटेन था, अब हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन या जिसे हम यूनाइटेड किंगडम्स कहते हैं। तो जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल थी उसने ब्रिटेन में उसने बहुत योगदान दिया ब्रिटेन की तरफ नेशनल। जो ब्रिटेन था जिसे हम यूके कहते हैं वो बहुत सारे अलग अलग रीजन्स में बटा हुआ था, जैसे कि स्कॉटिश, मतलब उधर स्कॉटिश लोग रहते थे, इधर स्कॉटलैंड है, और इंग्लिश लोग रहते थे, इंग्लैंड है। तो ऐसे वो 4 उनमें बटा हुआ था जिनके बाद उन्होंने अलग अलग आइडिया, तो जो सबसे ज़्यादा थे स्कॉटिश और इंग्लैंड। तो उनका जो पार्लियामेंट था उन्होंने उस पार्लियामेंट में बहुत सारी बहसें हुई और क्या कहते हैं डिबेट्स हुई, बहुत लगातार वो हुआ, और आखिरकार लंबी युद्ध के बाद जो ब्रिटेन था उसको यूनाइटेड किंगडम की उपाधि दी गई और वो यूनिफाइड हो गया। अब हम इसमें बीच की कहानी की पढ़ेंगे कि बीच में ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे कंट्रीज में यूनिफिकेशन हुआ था। तो पहले हम सबसे बात करते हैं फ्रांस की। जो फ्रांस था उसने बहुत सारे अपने यूनिफिकेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें अपनाई थी, जैसे कि मीट को और ब्रेड को राशन कर दिया था। ला पार्टे यानी उनके जो सिटीजन्स थे सब एक ही लैंग्वेज बोलेंगे, और उनकी जो फ्लैग है यानी ट्री कलर फ्लैग है वो भी एक ही रहेगा, और उनका जो वेट सिस्टम है वो भी हो, क्योंकि पहले ये होता था यूरोप में कि अलग अलग जगह अलग अलग प्रांतों में अलग अलग करेंसीज हुआ करती थी, तो उससे इकोनॉमिक में बहुत असर पड़ता था, पर अब नहीं होगा। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं हम ग्रीक की। ग्रीक को जो ग्रीक के सिटीजन्स थे, ग्रीस के और जर्मन के, उन्हें डास बॉल कहा गया। डास बॉल ताकि उनमें यूनिटी की कि हम सब डास बॉल के हैं और हम में यूनिटी है। और अब हम बात करते हैं इससे आगे रोमांटिज्म की। रोमांटिज्म होता है कि बहुत सारे फिलोसफर जैसे जिस इमेजिन भी ये क्या करते थे कि जो साइंटिफिक टर्म्स है, ऐसे लड़ाइयों से हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला नेशनलिज्म के। हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे देश के प्रति जो सम्मान है वो जरूर होना चाहिए, जब हम नेशनलिज्म की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान था उसका कि जो लोग थे उन्होंने कंट्रीज को, जैसे फ्रांस, इटली, ग्रीस, जर्मनी और ब्रिटेन ने लोग बनाने, मतलब पर्सनिफिकेशन कर दिया, मतलब देश को एक आदमी की तरह सोचने लगे। जैसे हम कहते हैं ना भारत माता की जय, उन्होंने भी ऐसी नाम रखने शुरू कर दिया। जैसे जर्मन का ना पड़ा जर्मेनिया, जर्मेनिया की रिपब्लिक, मतलब जो जर्मन माता थी, मतलब
जर्मेनिया, और इस मर्मेनिया था हमारे फ्रांस का। और अब आगे हम पढ़ेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है, वो है बाल्कन का। जो बाल्कन है उसको बहुत ही ज़्यादा इंटेंस कहा जाता है नेशनलिज्म के बारे में, क्योंकि इधर हर तरह के ग्रीस, जर्मन, हर तरह के यूरोपियंस रहते थे और बाहर से भी बहुत सारे ट्रेडर्स आते थे। तो जो मोनार्किस्ट थे, मतलब जो अपना एकाधिकार चाहते थे, उनको एक कतई भी मंजूर नहीं था कि हमारे हाथ से वो बाल्कन जो है निकल जाए। और उधर बहुत सारे महायुद्ध हुए और आखिरकार लास्ट ऑफ 18th एंड 19th सेंचुरी में जो पूरा यूरोप है वो नेशनलिज्म हो गया और यूनाइट हो गया। और इसी के साथ जो हमारा पूरा चैप्टर है आपको एक स्टोरी के जैसा लगा होगा और बहुत इजी से समझ भी आ गया होगा, और आगे से आप कहेंगे कि हाँ हमें हिस्ट्री तो सिर्फ हमेशा पढ़नी है। तो अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू।